ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी। मंजिलें आप ही हो जाती हैं आसान उनकी। एक अलग सी पहचान बनाने की आदत हमें, जख्म हो जितना गहरा उतना मुस्कुराने की आदत है हमें। एक व्यक्तित्व, एक संवेदनशील व्यक्तित्व जिनकी आवाज़ जब उनके अल्फाजों में मिलती है तो दर्द कसक खलिश का पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण हो जाता है। यही अल्फाज जब उनकी कलम से निकलते हैं तो प्रेम, कसक, इंसानियत, वेदना, सभी जज्बात कागज़ पर उतरकर सिसकने लगते हैं। बहनों भाइयों, आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व, एक संवेदनशील दर्द, कसक, वेदना, पीड़ा को अल्फाजों में उतार कर उसको करीब से जीने वाली महिला व्यक्तित्व, जो केवल भारत ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार तक अपनी कलम कागज़ की ताकत को पहुंचाने वाली अंग्रेजी उपन्यासकार का नाम है सिमरन खान। सिमरन खान केवल एक अंग्रेजी उपन्यासकार नहीं है बल्कि गहराई लिए एक शायरा, मनोवैज्ञानिक, मोटिवेशनल स्पीकर। अनेक पहलू हैं उनकी पर्सनैलिटी के, व्यक्तित्व के। जी हाँ, सिमरन जी को भारत और विश्व के सभी अति महत्वाकांक्षी ऊंचाइयों तक पहुंचा देने वाले अवार्ड्स से नवाजा जा चुका है। उनकी शायरियों में गहराई और पहनापन करीब खींच लेता है और यही स्वरूप मनोवैज्ञानिक, मोटिवेशनल स्पीकर में भी गहराई लिए है। तो आइए मिलते हैं आज के राइजिंग सिटी एपिसोड में मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, बहुआयामी महिला व्यक्तित्व जिनका नाम है सिमरन खान। हेलो दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के राइजिंग सिटी की तरफ आपको ले चलें, मुझे याद आते हैं वो अल्फाज कि हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता, हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता, अज़्म का भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में। जी, अज़्म, दृढ़ निश्चय, संकल्प जिंदगी बनाने के ट्रैक पर ले जाता है हमें। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपन्यासकार हैं और वो भी अंग्रेजी भाषा की। इसके साथ ही मनोवैज्ञानिक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, शायरा हैं और बहुत सारे आयाम हैं उनकी ज़िंदगी के, उनके व्यक्तित्व के, उनके पर्सनैलिटी के। हमें खुशी है कि आज हमारे राइजिंग सिटी में, हमारे छोटे से इनविटेशन पर आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं सिमरन खान जी। सिमरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी सिमरन जी,
सबसे पहले तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जिसके बिना शायद हम अधूरा समझेंगे इस प्रोग्राम को, कि पहले आपका बचपन का परिवेश, पारिवारिक माहौल, थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहेंगे। सर मेरा जन्म तो जोधपुर का है, जी, बट जी। पहले मैं फलोदी रहती थी। जी, जी। वहाँ से मैं पहले बाल अकादमी किचन में थी, और मेरे जी। जो दादा हैं जी। वो फलोदी के 10 साल लगातार प्रधान रहे हैं। जी, वाह तो वाह। हमारा राजनीति का वो बैकग्राउंड है वहाँ पर। इस तो तरह- आपके अंदर भी राजनीति के कहीं अंदर कीटाणु जीवाणु तो नहीं पड़ते? बहुत सारे सर, बहुत सारे। मेरी कोई भी जो मैं डिस्कशन करती हूँ वो राजनीति के बगैर तो अधूरी सी रह जाती है। बट सिमरन जी, ये जो आपने एक विधा चुनी है उपन्यास की, क्या सबसे पहले जीवन में इसी विधा को आपने चुना, या कोई और आर्ट फॉर्म आपके दिमाग में थे उपन्यास लिखने से पहले? इसने मुझे चुना है सर। वाह, मैंने क्या इसे बात नहीं है। चुना, क्योंकि पहले तो मेरा पेंटिंग में ज्यादा शौक था जी बचपन से। जी, वही मैं जानना चाह रहा था। जी, मेरा पेंटिंग में बहुत ज़्यादा शौक था, और मैं तरह तरीके की हर वक्त गर्मियों की छुट्टियों में सारी ड्राइंग बुक्स भर देती थी। जी, जी। बट 7वीं कक्षा में जब पहली जी। बार मेरी कविता को हाँ, पहले पृष्ठ पे जगह मिली, वाह, क्या तब बात मुझे है। ये हुआ कि मुझे शायद लिखना कंटिन्यू करना चाहिए। आपको याद है अपनी वो कविता, एक आध लाइन? उसका टाइटल जरूर याद है, स्पेशल पेज। स्पेशल पेज, यानी जो कि अंग्रेजी की spiritually- कविता भी अंग्रेजी की थी। जी, वो आध्यात्मिकता पर थी। स्पिरिचुअलिटी। सिमरन जी, फिर ये आपने क्या घटना हुई कि जिसने आपको ये राइटर बना दिया? सर घटना बहुत ज़्यादा वो पर्सनल थी, कि हमारे समाज में अभी भी एक कुरीति है कि बचपन में ही सगाइयाँ करवा दी जाती है। ठीक है, हम मेरे आजू बाजू वाले बच्चे सारे अग्री हो जाते हैं, बच्चे होते हैं अग्री हो जाते हैं, बट मैं शायद बचपन से ही रिबेल थी कि मैं अग्री नहीं हुई। एंड फिर वो शायद ट्रॉमा मेरा इतना हो गया कि वो बुक के फॉर्म में आ गया। तो शुरुआत जरूर मेरी कहानी से हो रही है। लेकिन आपने वो ट्रोमा चुना, तो वो ट्रोमा के अंदर जाना कोई आसान काम नहीं है। आसपास पेरेंट्स होते हैं, मान लीजिए पेरेंट्स आपके एग्री हैं कि नहीं बच्चा ये काम कर सकता है, परमिशन है, तो आसपास वाले रिलेटिव्स होते हैं, पास पड़ोसी होते हैं, कहीं ना कहीं एक अड़चन तो होती है। आपको भी इसका सामना करना पड़ा होगा, निश्चित है। जी सर, करना पड़ा था मुझे शुरुआत में तो। मेरे माता पिता बचपन से बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी मजबूर थे समाज से। जी, इसीलिए जी। और बाकी तो लिखने के में हमेशा वो सपोर्टिव रहे हैं, बट ये है कि इसको मैंने बहुत टॉप सीक्रेट रखा था जब तक पब्लिश नहीं हुई थी। अच्छा, आपने उपन्यास लिखा वो भी सीक्रेट रखा ये सबसे पहले? सीक्रेट रखा था। आपके मम्मी पापा को भी नहीं पता था? इनको जरूर पता था, बाकी आजू बाजू के दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किसी को नहीं पता था। तो जस्ट आपने एक तो उपन्यास विधा ही क्यों चुनी और इंग्लिश मीडियम ही क्यों चुना? सर इंग्लिश में इसलिए चुना क्योंकि बचपन से ही मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुझे पढ़ाया गया है, तो वो एक मेरा कंफर्ट जोन है। क्योंकि हमें लगता है हिंदी आसान है, पर नहीं। नहीं, आसान नहीं होती। बिल्कुल नहीं। लैंग्वेज तो आसान होती ही नहीं है। जी। और उपन्यास इसलिए क्योंकि उसमें एक इंसानी जज्बात की बहुत चीजें पिरो सकते हैं, वाह। कि किस तरीके से कोई इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि इंसान ग्रे होता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। वो जिसको कहा जाता है कि वो आसपास ऐश कलर, धूसर सारी परिस्थितियां हमारे आसपास वो होती हैं। तो सबसे पहले जो आपने उपन्यास विधा चुनी है ना, तो वो तो ग्रेजुअली, या आपने एक सिटिंग में लिख दिया, या कितनी सिटिंग करी, और उसका फर्स्ट उपन्यास का कॉन्सेप्ट आपके पास कैसे आया? कॉन्सेप्ट यूँ आया सर कि मैं होमसिक हूँ और मुझे जयपुर भेजा जा रहा था। ओके। तो मेरी एंजाइटी को मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। जी। तब मैंने लिखना शुरू किया ताकि मेरे इमोशंस प्रोसेस हो। लेकिन जयपुर जाना पड़ा। जयपुर जाना पड़ा, वो अलग बात है। तो वो उसका मैंने पूरा, उस वक्त भी मेरा इमोशनल प्रोसेस ये किताब ही बनी। ओके। तो 2016 से ये चीज़ चल रही है, जब मैं आई थिंक 2019 इतना साल, यानी वहाँ आप हॉस्टल में रही होंगी जयपुर में, तो वहाँ भी आपने रेगुलर राइटिंग को रखा? हाँ, मैं पढ़ती भी थी, बट राइटिंग मेरा रेगुलर था। वेरी गुड। तो सिमरन जी, ये आपका फर्स्ट उपन्यास जो बहुत चर्चित रहा, जिसे आई थिंक काफ़ी अवार्ड मिले,
वो शायद ये था कि क्या नाम था उसका, द लास्ट ईयर रीचिंग टू इन्फिनाइट लव, इन्फिनाइट लव। इसका क्या कॉन्सेप्ट था और इसका प्लॉट आपके दिमाग में कैसे है? इसका कॉन्सेप्ट ये था सर कि हमारे जीवन में जो भी दुख होते हैं जी, हमें लगता है कि बस इसके बाद तो शायद ये आखिरी टाइम है जब मैं हम रो रहे हैं। जी, फिर बाद में जब मैं जयपुर गई तो मैंने और लड़कियों की कहानी को सुना, वाह। और वो मैं जब ऑब्जर्व करती गई तो मुझे लगता है इन सब के दिमाग में ये है कि दुख कभी तो खत्म होगा। वाह। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ दुख कभी खत्म नहीं होता है, वो मैनेज करते हैं हम। और क्योंकि इनफाइनाइट लव मतलब कि एक अनंत प्यार से ही वो मैनेज हुआ जा सकता है। जी 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 जी। तो चलिए, आप ने सबसे पहले दुख की बात की है, दुख के साथ टीयर्स की भी बात हुई है। तो बचपन में आप बड़ी सीधी सादी थी और एक बार आप रो रही थी, शायद आपकी मौसी समझ ना पाई, तो हम उनसे बात कर लेते हैं। आपकी मौसी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमस्कार आदरणीय जाहिदा जी, सिमरन जी की मौसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? एक बात तो थी, सिमरन शुरू से इमोशनल बच्ची तो थी, सियाणी, छोटी सी, पतली सी, कमजोर सी। हमेशा ऐसा लगता था कहीं इसको कुछ हो ना जाए, पर ये अंदाज नहीं था कि बड़ी होके ये जो है राइटर बन जाएगी, ये हमने नहीं सोचा था। नोटी तो थी, उसमें कोई शक नहीं है, और एक बार मैंने इसके साथ धोखा भी कर दिया था। बहुत छोटी सियाणी सी थी, मेरे को कहीं ट्रेवल करना था तो मैं लेके गई थी उसको। उस बच्ची के साथ तो बहुत बुरा हुआ। वो कहती है मुझे दूध चाहिए, उसको कहना नहीं आता और मुझे समझ में नहीं आता था। तो जब भी वो मेरे को बोले पी, तो मैं सोचती हूँ इसको पानी पीना है, मैंने उसको पानी पिला दिया, बंदी फिर से सो गई। इतनी सियानी मासूम कि मैं उसके बारे में क्या कहूँ। और वही देखते देखते सुबह हो गई। सुबह जब उसने दूध को देखा तो बड़ी खुश सी हुई, तब मुझे अंदाज हुआ अरे इसको तो मैंने पूरी रात ऐसे ही रख दिया और इसको दूध की जरूरत थी। पर इतना सब्र इतने बच्चे, छोटे बच्चे में, कि वो पानी के सहारे उसने पूरी रात निकाल दी। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सिमरन जी, ये जो आपका उपन्यास था ये शायद बाल विवाह पर था जी। और चूंकि कहने में बहुत आसान लफ्ज लगता है बाल विवाह, और आई थिंक जो हमारे आसपास खास तौर पर हमारे देश में परिस्थिति इसके प्रति नेगेटिव ज्यादा है बाल उपन्यास। लेकिन बाल उपन्यास कह देने से वो सारे के सारे जो दुख होते हैं वो तो सामने थोड़ा बहुत आता है, सुपरफिशियल। आपने कैसे वो सारा का सारा प्लॉट चुना और बाल उपन्यास में आपने ये इन्फिनाइट लव और टीयर्स, इन सबको कैसे गुथा, कैसे बुना अपने उपन्यास में? शुरुआत इस चीज से हुई है कि उसकी जो है बाल विवाह या सगाई हुई है जी, और कि एक बच्चा किस मानसिक स्थिति में रहता है उस वक्त, कि वो एक दो समाज में रह रहा है, जहाँ पे एक समाज ऐसा है कि वो कहते हैं अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई अब तक, और एक समाज कहता है अरे तुम्हारी शादी हो गई है। ओह वाह। इस चीज में जो यानी है, दोनों ही सवाल जिसका जवाब निरुत्तर हो। बिल्कुल सर। और वो बच्चा किस केओस में रहता है, किस कंफ्यूजन में रहता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्या मैं इस समाज से हूँ या इस समाज से हूँ। तो उस बच्चे की जो मन में जो चीजें चल रही है, वो खुद पे उसकी क्वेश्चनिंग चल रही है, वो सारा कुछ मुझे लगा कि मुझे इस पे उतारना चाहिए। तो ये क्या कोई आपने किसी की पर्सनल सच्ची घटना पे आधारित उस पर रिसर्च किया होगा आई थिंक, या बहुत सारी ऐसे प्लॉट आपके दिमाग में होंगे जिसको आपने एक बुनावट में लिखा? बिल्कुल सर, ये जो सगाई वाला इंसिडेंट है वो तो मेरा पर्सनल है। ओके ओके जी। और बाकी जो इंसिडेंट्स मुझे सुनने को मिले जी, वो मुझे जयपुर जाने से सुनने को मिले, क्योंकि इसमें सिर्फ सगाई नहीं सर, एक लड़की की चाहे एक वो टीनेज स्थिति में आए या युवा अवस्था उसकी नई नहीं आई, तो वो किस तरीके से अलग अलग झांसों में उसकी फंसने की टेंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि वो भावनाओं से जुड़ी हुई है, वो रिलेशंस ऑफ फैमिली और तो ये सब मुझे जयपुर जाके जितनी भी लड़कियों को मैंने सुना तो मुझे बहुत वो हिट करी कि नहीं ये चीज पन्ने पे उतारनी चाहिए। और वो लड़की जो अभी बड़ी नहीं हुई है वो इसको पढ़ेगी तो पहले से ही समझेगी कि नहीं मुझे ये चीज तो गलत है। इसमें जो आपने फर्स्ट उपन्यास में
इन्फिनाइट लव चुना है, जो कि सुनने में बहुत सरल लगता है, इन्फिनाइट यानी अनंत प्रेम। लेकिन अनंत प्रेम एक लफ्ज में तो सिमट ही नहीं सकता। उसको आपने कैसे डिफाइन किया अपने उपन्यास में, और आपने क्या उसे किस तरह से महसूस किया? मैंने अनंत प्रेम इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने उस लड़की की पूरी स्टोरी बताई है, जहाँ पे वो सोचती है कि एक पुरुष का प्यार प्यार है। अनंत प्रेम अभी इसकी और मैं सीरीज लिख रही हूँ जिसमें ये है कि अनंत प्रेम पुरुष का प्यार पाना नहीं है। अनंत प्रेम है पहले कि समझना कि प्यार क्या है। प्यार हम खुद हैं और हम में ही यूनिवर्स बसा है। क्या बात है। तो इसलिए मैंने अनंत प्रेम के आखिर में वो लड़की कैसे वो खुद को चूज करती है कि मुझे अब लोगों से भ्रमित नहीं होना है। ये जो आपने घटना इस उपन्यास में, इस प्लॉट में जो डाली है, जब उन लोगों ने पढ़ा होगा जिनकी घटनाओं पर यह आधारित था उपन्यास, तो निश्चित रूप से आपके पास प्रतिक्रियाएं आई होंगी। क्या प्रतिक्रियाएं रही और उन प्रतिक्रियाओं ने आपको कैसे प्रभावित किया? सर ऑनेस्टली उन प्रतिक्रियाओं ने ही मुझे और ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं और इसकी सीरीज़ लिखूं, क्योंकि इतनी लड़कियां, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जो मैन रिव्यू दे रहे थे और विमेन रिव्यू दे रहे थे उनमें बहुत फ़र्क था। और विमेन का था कि इतनी रिलेटेबल नॉवल मैंने अब बहुत टाइम बाद पढ़ रही हूँ मैं। तो इस नॉवेल्स में वो जो दबाव वाली शक्तियां हैं, फोर्स वाली शक्तियां हैं आपके आसपास, वो क्या है और उनसे कैसे एक लड़की जूझती है, और वो जो स्ट्रगल है वो क्या है? ये जो फोर्स है जिनके साथ ये बाल विवाह की नेगेटिविटी और ये सारे जो फोर्सेज हैं, आपने इनको कैसे, इन फोर्सेज को कैसे सहन किया और उपन्यास में उसकी सोल कैसे डाली? सर बचपन में तो पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैंने उस चीज़ को साइड रखा क्योंकि मुझे मेरी पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट थी। जी। तो मैंने मेरी पढ़ाई पे 100% ध्यान दिया कि मुझे फोकस नहीं हटाना इससे। और फिर जब बड़े होते गए तो आखिरकार सब इंसान होते हैं। 12th में मैं OCD और डिप्रेशन से डायग्नोज हो गई थी। जी जी। एंड फिर बाद में मुझे दुखी नहीं रहना था, मुझे ये जिंदगी जीनी थी। हाँ, बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने पूरी कोशिश की अपनी कि मैं कैसे भी सही हो जाऊं। मैंने दवाइयां छोड़ी थी एंड आई थिंक सो एट द एंड व्हाट मैटर्स इज योर विल पावर, कि ये नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे कोई भी सामने आ जाए। वो जो संघर्ष है जिससे वो आपका मुख्य पात्र जो इनफ्लाइट लव और टीयर्स के बीच में एक पेंडुलम की तरह है, वो संघर्ष क्या है और उसका आपने अपने मेंटली, आपने अपने मानसिक तरीके से उस संघर्ष को कैसे आदमी पार कर सकता है, वो आपने क्या सोचा और आप क्या उसमें सुझाव देना चाहेंगी उन लड़कियों को? मेरा यही कहना होगा कि कभी भी कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक बहुत हार्मफुल सिचुएशन ना हो। कोई फिजिकली आपको हार्म अगर नहीं कर रहा है तो आप मत डरो, क्योंकि बहुत बातें बनती है सब। कोई सोसाइटी के अगेंस्ट जाता है तो बहुत बातें बनती है, बट उस बातों से आपकी डेथ नहीं होगी जब तक आप खुद उसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करोगे। वेरी गुड। तो आपका जो रिस्पॉन्स सिस्टम होता है उस पर ध्यान दो और आपको क्या लाइफ से चाहिए उन गोल्स पे ध्यान दो। वाह, यानी रिस्पॉन्स सिस्टम पर ध्यान देना है और आपको लाइफ से क्या आपकी मांग है उस पे ज्यादा फोकस करना है। इस उपन्यास को काफी आप इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। जी जी सर। तो अवार्ड्स के लिए आपने कैसे उसमें अपना उपन्यास को प्रेषित किया और क्या वो पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या रही? सर क्या होता है ना कि जो पब्लिशिंग हाउसेज होते हैं वो आपको लिंक सेंड करते हैं आपकी बुक का रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर वो प्रोसेस जो होता है उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो अपनी बुक को, जो भी क्राइटेरियाज होते हैं बुक के। इसके बाद में आपका लॉन्ग लिस्ट में सिलेक्शन होता है, फिर आपका शॉर्ट लिस्ट में सिलेक्शन होता है एंड देन आपको अवार्ड मिल जाता है। तो इसके लिए आपको कहीं बाहीं जाना था, इंडिया से बाहर भी अवार्ड बाहर जाना था, बट क्योंकि जा नहीं पाए। हाँ। ये जो फर्स्ट उपन्यास है कि एक तो आपको मिला था बेस्ट रोमांस थ्रिलर
है ना। और इस उपन्यास का जो परिवेश है और जो इसके आसपास माहौल है, उसमें बहुत सारे इमोशंस है रिलेशंस को लेके और बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आपको अवार्ड मिला और आपके रीडर्स भी काफी तैयार हो गए, उनका क्या रिस्पॉन्स था इमोशंस के प्रति, इस स्ट्रगल के प्रति, एक जो रोमांटिक थ्रिलर है उसके प्रति? लोगों का यही रिएक्शन था जो कि मुझे एक बहुत कॉमन रिएक्शन था कि मैं रीडर नहीं हूँ, बट इस बुक को मैंने एक दिन में खत्म किया है। वाह, क्या क्योंकि हर चैप्टर के एंड में सस्पेंस, तो वो सस्पेंस उनको आगे लेती गई और फिर बाद में उनको धीरे धीरे कैरेक्टर्स एक परिवार की तरह लगने लग गए। वाह, क्या कि बात। इसको तो मैंने कहीं देखा हुआ है, इसको मैं जानती हूँ। तो ये बहुत काफी सारे ऐसे रिस्पॉन्सेज मुझे आए। आपकी एक सखी है लंदन में, देवांशी थानवी जी जो शायद प्रोफेशन से इंजीनियर भी जी है। जी सर। उन्होंने क्या आपके सारे के सारे संघर्ष को करीब से देखा है बचपन से, या क्या हम उनसे ही जान लेते जी, हैं? बिल्कुल। देवांशी जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे अपनी सखी के बारे में? हेलो एवरीवन, मैं आज उस इंसान के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और आप लोग सब उसको एज अ नॉवेलिस्ट, एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या एज अ राइटर जानते हैं। मैं उसको तब से जानती हूँ जब वो छोटी सी थी, उसके बॉब कट बाल थे, सारे टीचर्स की फेवरेट, सब बच्चों की फ्रेंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड सिमरन। मैं सिमरन के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि सिमरन बचपन से ही काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है। चाहे आप डांस की बात कर लो, पेंटिंग की बात कर लो, पोइट्री की बात कर लो, या क्लास में टॉप करने की बात कर लो, सारे टैलेंट इसके अंदर थे। तो ये तो काफ़ी ऑब्वियस हो गया ना कि जो इतना नेचुरली बॉर्न टैलेंट है, इतना क्रिएटिव पर्सन है, उसको ये फेम और रिकॉग्नाइजेशन मिलना जो अभी इसको मिला है वो तो काफ़ी आसान होगा, बट ऐसा नहीं है। ये इसकी पर्सनालिटी का, इसके इंटेंट का नतीजा है जो ओवर द इयर्स इसने डेवलप किया है। ये इसके अंदर काफ़ी रेजिलियंस है, काफ़ी ह्यूमिलिटी है, और इसका इंटेंट सोसाइटी को देने के लिए काफ़ी प्योर है। थैंक यू देवांशी जी। हाँ, तो ये जो सारा परिवेश है और ये जो आपने देखा, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इसकी आत्मा को थोड़ा सा और उजागर किया जाए आपके शब्दों में, कि कैसे हम ये जो सारा बाल विवाह के, एक तो बाल विवाह की स्ट्रगल से पात्र जूझ रहे हैं, दूसरा इमोशंस और ज़्यादा उसमें उभर के आते हैं, और साथ ही इमोशंस के साथ साथ इन्फिनाइट लव और टीयर्स, ये सब चीजें साथ चलती हैं। तो आपके जो आसपास जो पात्र हैं, उन सब पात्रों के साथ आपने कैसे न्याय किया उन उपन्यास में? सर, उन पात्रों को मैंने बिल्कुल ही रियल रखा है। वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, प्योर ग्रे है। प्योर ना उनमें अच्छाई है ना उनमें बुराई है। सिचुएशन वो के जो according जैसे हैं वैसे, वो सिचुएशन का, इंसान भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलता है। तो सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं वैसे हैं। और इस मेन पात्र का नाम है रूहानी, और ये जानबूझ के रखा गया है ताकि इसका जब अंत हो, और कैसे उस रूहानियत को रोकने के लिए बहुत से पात्र हमारे आजू बाजू होते हैं, बट वो रूहानी आखिरकार है तो उसका अंश तो रूहानी है, तो वो तो खुलेगी। तो पात्र इसमें उसको सपोर्ट भी करते हैं, उसको नीचे भी गिराते हैं। तो हर तरीके के पात्र है जो कि शायद अपने से वो जस्टिस कर रहे हैं कि दुनिया की इस पूरी जिसे हम बोलते हैं कंडीशनिंग में वो इतने उलझे कि उसे रूहानी को कोई समझ नहीं पा रहा। तो रूहानी नाम आपका काल्पनिक नाम है, आपने रूहानी नाम क्यों चुना? क्योंकि रूह से कनेक्टेड है इसलिए। ये जो रूहानी है, और ये कैसे बुनती है अपने आसपास के सारे जो दूसरे रियल कैरेक्टर्स हैं, रियल कैरेक्टर्स जो उसके आसपास है, रूहानी के आसपास, चाहे उसके स्ट्रगल को फोर्स कर रहे हों या उसके सपोर्टिव हों। ये जो है शुरुआत में तो जो इसको सच्चाई बताना चाहते हैं, जो कड़वी सच्चाई होती है, उसको वो नहीं मानती, और वो एक ऐसे जंजाल में फंस जाती है जो कि जाल है, बट सुंदर जाल है।
तो उसमें अटक जाती है। वो जो सुंदर जाल है वो क्या कोई आर्टिफिशियल जाल लोगों ने उसके आसपास बनाया है कि उसको रूहानी को उस जाल में ट्रैप कर सके? बिल्कुल सर, इमोशंस का लोग काफ़ी बार मैनिपुलेट कर देते हैं। तो ये सुंदर जाल है कि आपको सपोर्ट दिखाने जब आते हैं इंसान, वो आपको आप उस पे निर्भर करके और फिर अचानक से वो फिर ओझल हो जाना, वो है। तो वो सुंदर जाल से कैसे बाहर आती है, तो ये चीज़ जो है वो इसमें कंटिन्यू रहेगी। सिमरन जी, इससे पहले कि हम आपके अगले उपन्यास की तरफ बढ़े, आप बहुत ही बेहतरीन शायरा भी हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई कविता या शायरी हमें सुनाएं हमारे रीडर्स को, तो अच्छा लगेगा। ज़रूर सर, कुछ पंक्तियां हैं जो मैं सुनाना चाहूँगी। स्वागत। वो पूछता रहा राहगीरों से, क्यों कहने वाला बेहया ना कहलाए। क्या बात है। जुबां पर लगे उसके जुल्म बयां हो जाए, वाह। फितरत उसकी साफ दरिया से दिख जाए, वाह। परखे तो सब ही जाएंगे, हाँ। वो क्यों मगरूर हुए बादशाह बन जाए। वाह। उसे जवाब कभी मिला ही नहीं, क्या बात है। मिले भी तो वैसे ही जुबां वाले, वाह। ना समझे ना सोचे, ख्याल तक की जिंदगी उनकी, ख्याल को ही जमा रखे। क्या बात है। वादी का फरिश्ता था वो, वादियों में ही खो गया, वाह। निशानी अपनी बस सवाल छोड़ गया। क्या बात है। वाह सिमरन जी, ये जो शायरी और कविता है, तो ये आपकी उपन्यास विधा के साथ साथ चलती है या कभी एक विधा, जैसे लिखते लिखते कि आज मूड हो गया हम कविता ही लिखेंगे, ताकि उस मूड को और ज़्यादा हम फ्रेश कर सकें, तो इसकी क्या आपकी रचना प्रक्रिया रहती है शायरी की, कविता की? सर, एक तो मुझे ना फुल मून बहुत पसंद है। वेरी गुड। तो जब भी मैं उस फुल मून को देखती हूँ, एक अंदर का शायर जाग उठता है। वाह। हाँ। और क्योंकि मैं एक एम्पैथ भी हूँ, ये जो भी कहानियाँ लिखती हूँ या शायरियाँ करती हूँ, जरूरी नहीं कि मेरे पर्सनल ख्याल हो। हाँ। मैं आपका कुछ दुख सुनूंगी तो शायद हाँ। मुझे प्रोसेस करने के लिए वो चीज़ चाहिए बिल्कुल, यही होना चाहिए एक राइटर का। तो जब मैं कुछ सुनती हूँ, क्योंकि मैं वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, हाँ, तो मैं तो बहुत से दुख सुनती हूँ। वाह। तो उसको प्रोसेस करने के लिए मैं शायरी मुझे लिखनी पड़ती है, और जब चांद का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर चीज़ बाहर वाह। आती वाह, है। क्या बात है, क्या बात। तो ये हमने सुना था कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर दरख्शां स्टार रहे हैं दिलीप कुमार साहब जी। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा, चूँकि एक गंभीर ज़्यादा उन्होंने किरदार किए हैं और दुख वाले भी ज़्यादा किए हैं, तो उनके भीतर जो है वो पर्सनल दुखों का एक अंदर प्रवेश कर जाता था वो किरदार, और उससे निकलने के लिए कभी कभी उन्हें बिल्कुल ऐसे एक छुट्टी भी लेनी पड़ती थी अपनी सारी उससे रचना प्रक्रिया से। तो आप तो रात दिन केवल दुखों से ही साक्षात्कार करती हो, तो आप कैसे अपने आप को उससे निकाल पाती हो? ये बहुत ही अजीब चीज़ है सर कि मैं दुखों से उससे भी करती हूँ कि चलो लोगों के दुख सुनते हैं, और फिर मुझे मेरे कैरेक्टर को और इमोशनल बनाने के लिए खुद अंदर से दुख क्रिएट करना पड़ता है। क्या बात है। ये दोनों चीज़ें साथ चलती है, और इसको बैलेंस आउट करने के लिए प्रोफेशनल फील्ड में तो क्या होता है ना, हम थोड़ा सा बैरियर बना लेते हैं। काउंसलिंग फील्ड में हम बैरियर बना के चलते हैं, बट पर्सनल में फिर मैं एक्चुअली बहुत भार फील करती हूँ। तो उसके लिए फिर वही मेरा पेंटिंग, फिर वो कलर्स बोलते हैं, यानी आर्ट में ही आप वो सारे अपने इमोशंस को उतार देती हैं। तो निश्चित रूप से आपके आसपास जो हैं, मदर हैं, जो आपके सबसे ज्यादा परिवार में क्लोज हैं, फादर हैं, मदर हैं, वो क्या इससे इरिटेट नहीं होते हैं कि क्या तुम इसमें खोई रहती हो? वो सब कैसे आप मैनेज बैलेंस कर पाती हो? फादर तो मुझे इंस्पायर करते कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं उनको अपना विजन, अपने आइडियाज बताती हूँ, तो उनका एक टाइम में आ जाता है फिर। और मदर का ये है कि वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ, नेचुरली। हाँ, कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं कि ये क्या लगा रखा है, कुछ डेप्थ में बातें करो तो उनको इतनी समझ नहीं आती है।
तो वो आप कैसे उनको समझा पाती हो? मैंने सर समझाना छोड़ दिया। ये भी अपने आप में एक इलाज है। हाँ, मैं नहीं समझाती, क्योंकि मुझसे ज्यादा बेहतर मुझे जो है, अगर कोई ना भी समझे तो उसमें मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। जो आपने अगला आपका उपन्यास है वो भी बहुत ही बेहतरीन, उसको काफी अवार्ड भी मिले हैं। आपको एक एमर्जिंग ऑथर अवार्ड 2022, जी जी सर, SRG लिटरेरी अवार्ड, बेस्ट रोमांस थ्रिलर 2022। मतलब मैं ये अगर इनको पढ़ूं तो उसमें एक साथ रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड्स भी आपको मिला है। जी जी सर। तो ये सब जो अवार्ड्स हैं उसने आपके एक लेखक पे, आपके एक राइटर पे, आपके एक उपन्यासकार पे, इन सब पे, इन अवार्ड से क्या आपको और प्रेरणा मिलती है या क्या आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है? सर प्रेरणा तो शुरुआत में मिली, बट धीरे धीरे प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है। हाँ। क्योंकि आपको फिर वही बेंचमार्क आपने सेट कर दिया, आपको अब उससे तो ऊपर जाना पड़ेगा। पर मैं ये भी समझती हूँ कि हर वक्त मुझसे शायद वो चीज़ ना हो, मेरी क्रिएटिविटी इस चीज़ में र्यून नहीं होनी चाहिए कि मुझे वो अवार्ड जीतना है इसलिए मैं लिखूँ। नहीं, मेरा मकसद जब मैंने लिखा था विदाउट अवार्ड का सोचने का लिखा था, और अब भी वही है। ये जो आपको सारे अवार्ड्स अब तक मिले हैं, ये क्या पहले ही उपन्यास पे मिले या और लगातार दूसरे तीसरे? सर ये मेरी डेब्यू नॉवल डेब्यू नॉवल पे ही सारे मिल चुके हैं। तो अब तक आपने कितने उपन्यास लिख दिए हैं? सर ये मेरा जो है पहला उपन्यास है, और अब जो है मेरी दूसरे उपन्यास का एडिटिंग चल रहा है। बाकी जो एंथोलॉजीज होती है वो मेरी खूब सारी है, जिसमें मैंने अपनी कविताएं या शॉर्ट स्टोरीज वगैरह। अच्छा, शॉर्ट स्टोरीज भी आपने काफी लिखी है? जी। तो शॉर्ट स्टोरीज का क्या कॉन्सेप्ट रहता है और उसका क्या क्राइटेरिया क्या रखा आपने? उसका क्राइटेरिया ये है कि मैसेज तक मैं जल्दी पहुंचा दूं। कैरेक्टर्स तो मैं डेवलप करूं, बट एट द सेम टाइम मैसेज भी क्लियर एंड क्रिस्प जो है वो कम शब्दों में आ जाए। कभी कभी क्या होता है सिमरन जी कि कोई प्लॉट हमारे दिमाग में होता है या कोई आसपास जैसे कैरेक्टर मिल गया, जैसे ग्रे कैरेक्टर आप बोल रही हैं, या कोई आप जो सोच रही हैं उसके आसपास ही इस तरह का कैरेक्टर रियल लाइफ में भी मिल गया, और उस समय आपके पास टाइम नहीं है, तो एक चूंकि ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, आदमी कुछ भूल भी जाता है, तो आप उसको कैसे, या तो उसको लिख लेती हैं कि मुझे ये एकदम, आप उसको कैसे अपने उसमें उतार लेती हैं कि मुझे अब इस पे आगे वर्क करना है? सबसे पहले तो सर कि मैं इमोशंस पे बहुत काम करती हूँ। मतलब एक चीज है कि जब आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं आपको चीजें याद रहेंगी, नहीं तो आप उससे इतने कनेक्टेड फील नहीं करोगे। तो पहले कनेक्शन बनाना जरूरी है। एक बार उसको आप नोट भी कर लें। हाँ, और फिर बाद में जब मेरे पास, ये तब की बात है जब रिसोर्सेज नहीं है। हाँ। जब मेरे पास रिसोर्सेज है तो मैं लेती हूँ अपना फोन और नोट्स का ऐप खोल के फटाफट नोट्स में लिखती हूँ। बिल्कुल वही तरीका है। जी जी। तो जैसे अभी आपका जो अगला उपन्यास है, क्योंकि हम ये तो नहीं चाहेंगे कि उसका प्लॉट आप बता दें, लेकिन वो थीम क्या है और आप क्या उस पे आगे काम कर रही हैं? मैंने सर अपनी उपन्यास को ना, मेरा अभी है फ्यूचर में कि भाई मैं 4 उपन्यास का मेरा है जो कि सीक्वल वाइज चलेगा, अलग अलग किरदारों के साथ। और आखिरी में जाके वो सारे किरदार एक होके और जिंदगी का असल मतलब, यानी वो धारावाहिक उपन्यास रहेगा। हाँ, उस टाइप से चलेगा। और ये जो उपन्यास है इसमें भी रूहानी दिखेगी, पर अलग तरीके से। पर मेन कैरेक्टर रूहानी नहीं है, इसमें कोई और है। इसका भी कहीं ना कहीं समाज पे असर पड़ेगा। मैं उसको इस हिसाब से लिख रही हूँ क्योंकि आजकल की मॉडर्न प्रॉब्लम्स ये उसको ज्यादा, रूहानी की ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स है, यहाँ की मॉडर्न प्रॉब्लम है। तो इसमें भी कैसे कैरेक्टर अपने में उलझा रहता है, ये मैंने बयां किया इसमें। तो जैसे रूहानी है, आपके जो कैरेक्टर्स उपन्यास के हैं, शॉर्ट स्टोरीज के हैं, एज ए साइकोलॉजिस्ट आपने क्या इलाज सोचा एक मनोवैज्ञानिक के रूप में अपने कैरेक्टर्स को इन सारी परिस्थितियों से निकालने के लिए? वो भी आपके दिमाग में पैरेलल चलते होंगे। तो हाँ सर, तो सबसे पहले तो सर कि जो कैरेक्टर है उनका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है।
कि वो, क्योंकि हमारे बचपन से ही स्कीमास बनते हैं, एक छोटी छोटी मेमोरी के आप समझ लो ब्रेन में, उस स्कीमास के थ्रू ही इंसान फंक्शन करता है। जब तक वो उनके अपनी स्कीमास को, अपने पैटर्न्स को चैलेंज नहीं करेगा, तब तक वो ना तो डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी होगी और ना ही उसका जो बिहेवियर पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न है। तो सबसे पहले हम जैसे जब करवाते हैं थेरेपी में, तो एक कॉमन सी थेरेपी जो सब पे लागू होती है, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो थॉट्स पे और एक्शंस पे, इंसान को दोनों पे काम करवाते हैं। हाँ। तो चलिए, चूंकि एक आपके मनोवैज्ञानिक पक्ष की भी हमने बात करी है, तो ये वाला जो आपका एक किरदार है लाइफ का, या जो आप काम कर रही हैं, ये कैसे डेवलप हुआ है? ये मनोवैज्ञानिक वाला फील्ड आपने कैसे चुना? हालांकि वो सब आपको सपोर्टिव हैं। हाँ। ये मैंने फील्ड ऐसे चुना सर कि ये बहुत अजीब बात है कि MBA के टाइम में हमारा इंटरव्यू हो रहा था जिसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका था। फिर उन्होंने एक पेपर दिया, उसमें लिखा आप 2 सालों में आगे क्या करोगे। अब पता नहीं कहाँ से आया, मैंने बोला क्लिनिकल साइकोलॉजी, मैंने लिख दिया क्लिनिकल साइकोलॉजी, और उन्होंने वो गोला लगाया और मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे सटीक होते हैं कि इस क्राइटेरिया के चाहिए, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहा है वो क्या चूज करेंगे हम। बट मेरा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ, खासकर जब कोरोना का काल चल रहा था, क्योंकि लोगों की मानसिक परिस्थिति बहुत खराब थी और एक इंटरनल आवाज भी आती है। और मुझे लग रहा है मैं इस काम के लिए 100% हूँ सर, क्योंकि बहुत खुशी होती है जब मेरे क्लाइंट्स मुझे लंबे चौड़े मैसेज करते हैं कि यू सेव्ड मी। तो वो चीज़ की अलग लेवल की खुशी है मेरी लाइफ में। तो कैसे आपने उसको आगे कैसे बढ़ाया? सर बेसिकली मेरे बाय गॉड्स ग्रेस नेटवर्किंग जो है, कि मैंने किसी एक इंसान को सही किया, उसने तीसरे को बताया, फिर ऐसे करते करते एक चेन बनती गई। सही से मतलब कोरोना से उसकी साइकोलॉजी, उसकी मानसिक स्थिति, चाहे वो डिप्रेशन में था, एंशियस था, बहुत साइकोलॉजिकल अलग अलग इश्यूज थे। तो उस हिसाब से मैंने, ऐसा नहीं कि एक दिन में सही होता है, पूरे सेशंस होते हैं। उसको आप रीड करते हैं पहले, उससे साक्षात्कार करते होंगे, अपनी प्रॉब्लम जानते होंगे। जी बिल्कुल, उसकी सारी प्रॉब्लम्स जान के उसके हिसाब का प्लान बना के कि क्या क्या चीज़ टारगेटेड होनी चाहिए इंसान में, क्या टारगेट करना है मुझे। क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजी कितना वो नहीं है, बहुत सारा है, तो हमें हर तरीके से 360 डिग्री देखना पड़ता है। आपके एक रीडर हैं निपुण शर्मा, तो काफ़ी फैन है और उन्होंने आपके उपन्यास भी पढ़ रखे हैं। निपुण जी, आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, आपके जिनके आप फैन हैं उपन्यासकार सिमरन जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैंने 2023 में द लास्ट ईयर किताब पढ़ी थी। इसमें जो रूहानी है, रूहानी का जो किरदार गूंथा गया है, वो रूढ़िवादी समाज में जो नारी की स्थिति है वो प्रतिबिंबित करता है। पर जो रूहानी में जो झारूपन है, लोगों के प्रति स्नेह है, एक विनम्र स्वभाव है, वो मुझे लगता है लेखक सिमरन मैम का ही है। ये मैंने तब जाना जब मैंने इनसे इंस्टाग्राम के माध्यम से कनेक्ट किया, और फिर मैंने ये भी जाना कि ये साइकोलॉजिस्ट हैं बाय प्रोफेशन। तो फिर मेरे भी फैमिली ट्रेजेडीज हो रखी थी उस वक्त, तो मैंने इनसे फिर काउंसलिंग भी ली और इन्होंने निस्वार्थ भाव से मेरे को उस वक्त काउंसिल भी किया। मैं कहाँ इनको द लास्ट ईयर किताब का फीडबैक और ये सब देने वाला था, दिया भी, और फिर मैंने अपना बताया तो इन्होंने फिर मेरे को इतने सारे साइकोलॉजी के मतलब टेक्निक्स और ये सब बताया, जिसके थ्रू मैं अपने जो स्ट्रेस से कोप अप कर पाया और मैं डिप्रेशन से भी निकल गया। मतलब डिप्रेशन में गिरने से ही बचा लिया मैम ने मुझे, तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ सिमरन मैम का। थैंक यू निपुण जी। तो सिमरन जी, जो आपने बताया कि अगले आप 4 सीरीज लिख रही हैं, तो चूंकि वो तो एक प्रॉब्लम थे, इन्फिनाइट लव, टीयर्स और बाल विवाह सारा, इसमें आपकी क्या बेसिक थीम रहेगी और आप कैसे सोसाइटी तक पहुंच पाएंगी? मेरी जो हर बुक है उसमें अलग अलग थीम्स चल रही है। सेल्फ सबोटाइजिंग, ऑब्सेशन,
है ना, ये सारी थीम्स को लेकर और मैं उनका एक ना क्या पिरो रहे उस एक थीम को लेकर, तो उस हिसाब से कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या पैटर्न किस में चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल चीज़ भी है, और साइकोलॉजी बहुत हेल्प करती है कैरेक्टर्स डेवलप करने में। तो उसके साथ लोग एक्चुअली हर एक किताब के साथ रिलेट कर पाएंगे, और अंत में थोड़ा वो चीज़ होगा जहाँ पे लोग कहेंगे कि अच्छा ये ऐसे अंत होगा इसका। वो इस तरीके से मैंने इनको पिरोना स्टार्ट किया है। तो जैसे आपने बहुत सारे उपन्यास पढ़े भी होंगे, अंग्रेजी के भी पढ़े होंगे, जैसे आई थिंक मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या नहीं हूँ, जहाँ तक मैंने सुना जैन ऑस्टिन फर्स्ट राइटर रही हैं उपन्यास का। हाँ, वो उनका तो मैं सुन के ऐसे हो जाती हूँ कि उन्होंने उनकी पूरी लाइफ में वो मिलियनर नहीं बनी। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है पूरी लाइफ में मिलियनर नहीं बनी, और वो जैसी उनका डेथ होता है उनकी लाइफ बहुत अजीब रही है, बहुत टफ लाइफ, बहुत टफ रही है। और फिर बाद में वो इतनी ज़्यादा वो चीज़ फेमस हो जाती है। एक मिस्टर काफका भी हैं, अगर आपने, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ सिमिलर स्टोरी कि किस तरीके से वो मना करते हैं अपने दोस्त को कि ये मत छपाना, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि यार ये वर्थ इट है, क्योंकि तब सक्सेस हुआ ही नहीं था उनका। नहीं, ऐसी बहुत सी ऐसी बहुत फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो हॉलीवुड हो या जिनके साथ वो बहुत अपनी सुंदरता को लेके, सपोज जैसे मैं अगर इंडियन फिल्म्स की बात करूं तो मधुबाला हैं, मीना कुमारी हैं, ये सब सुंदर और बहुत अच्छी कलाकार थीं, लेकिन इनका अंत बड़ा खराब हुआ। ऐसे ही हमारे हॉलीवुड में भी बहुत ऐसी मर्लिन मोनरो वगैरह रही हैं। ये सब जो आप क्या इनके मनोविज्ञान के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये सब कैसे हो जाता है, और अक्सर क्या वो अपनी व्यक्तिगत लाइफ से इतना सेटिस्फाई नहीं होती हैं, या उनके आगे आके ऐसे जैसे दुख खड़े हो जाते हैं? मैं मैरिलिन मोनरो का आपको एग्जांपल दूंगी। हाँ, जी जी। कि उनका नाम जैसे था, वो पहले बहुत नॉर्मल लाइफ जीती थी ना, फॉस्टर हाउस में रही थी वो, और इस तरीके से उनको कभी सिक्योरिटी नहीं मिली। सिक्योरिटी, पेरेंट्स जो है वो बहुत सिक्योरिटी देते हैं। टाइप्स ऑफ अटैचमेंट होते हैं सर, इनसिक्योर अटैचमेंट, सिक्योर अटैचमेंट, एंशियस अटैचमेंट, अवॉइडेंट अटैचमेंट। उनका इनसिक्योर अटैचमेंट था, प्लस उनकी सेल्फ एस्टीम भी लो थी, अगर मैं उनको ऐसे ऑब्जर्व करूँ तो। और वेस्टर्न जगत में तो थोड़ी लाइफ में पेरेंट्स का भी कम सपोर्ट होता है। और सर सेल्फ एस्टीम लो थी, उन्होंने, अब पता नहीं बहुत लोगों को पता है कि नहीं पता है, उनके सर्जरीज भी करवा रखी है उन्होंने। हाँ, बहुत सारी फेस पे। और तो मतलब कि एक सेल्फ लव वाला कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम में सर ज्यादातर लोग इस बात से भ्रमित है कि पहली चीज हमारी सेल्फ एस्टीम बड़ी होगी कि हमने क्या अचीव किया है, और दूसरा कितने लोगों ने उसकी तारीफ की है। और ऐसे जो आर्टिस्ट होते हैं उनके आसपास र्यूमर्स चारों तरफ, बहुत सारे गलत र्यूमर्स भी फैल जाते हैं। उनके साथ तो वैसे हॉलीवुड ने भी बहुत ज्यादा अजीब चीज की है, इसलिए वो कहीं ना कहीं सेफ्टी ढूंढ रही थी, सिक्योरिटी ढूंढ रही थी, इसलिए उन्होंने शादियां भी जो है वो बोलते भी थे। कई बार मुझे न्यूज़पेपर से ही पता चलता था कि मेरी चौथी शादी हो गई 5 सवेरे उठ के। तो ये सब जो कैरेक्टर्स हमारे आसपास हैं। अच्छा, आपका एक पक्ष पेंटिंग तो आपने बताया ही, तो पेंटिंग में आप कैसे उसको उतार पाती हैं अपने इन इमोशंस को? सबसे बड़ी बात होती है कलर्स, है ना। एंड कुछ मत सोचो, मेरा ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वाला होता है, जहाँ पे मैं बहुत बार अपनी उंगलियां भी यूज़ करती हूँ। हाँ। तो इस हिसाब से जो कलर्स यूज़ करना और जो भी भावनाएं हैं, उसको उस पेपर पे पूरा लाद देना। और एब्स्ट्रैक्ट में तो और ज़्यादा हम उसको इम्पोज कर पाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में और कुछ ना कुछ मेरे पेंटिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा मैसेज एब्स्ट्रैक्ट में होता है, बल्कि ज्यादा होता है एब्स्ट्रैक्ट में। और कोई समझ नहीं पाता, बहुत बार कहते हैं ये क्या बना है, ये क्या बना है, बट उसमें मीनिंग छुपा है। तो फिर आपके पास वो दूसरी विधा है, कविता और शायरी की। तो ये जो चारों तरफ आपने अपने आसपास जो अपने व्यक्तित्व में सेलेक्ट कर रखे हैं, जो मनोवैज्ञानिक,
एक आपके व्यक्तित्व में और है मोटिवेशनल स्पीकर। तो वो आप कैसे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में कैसे समझा पाते हैं अपने आप? सबसे बड़ी बात तो सर वो स्मार्ट गोल्स होता है ना कि भाई स्पेसिफिक मेजरेबल। कई बार मोटिवेशनल स्पीकर जो भी करते हैं उनमें ये है कि वो कहते हैं अरे तुम कुछ भी कर लोगे, जबकि जितना बेहतर होता है हम रियलिटी में रहें। क्योंकि वो डिप्रेशन वाला ना वो और डिप्रेशन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वो गोल सेट करता है वो मैच नहीं होता, तो वो और उसकी सेल्फ एस्टीम नीचे गिरेगी। तो बेटर है कि जितना आप रियलिटी से उनको वाकिफ कराओ उतने ही आप उनको मोटिवेट एक राइट वे में कर सकते हो, स्मॉल गोल्स देकर। आपके एक और रीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हमारे जोधपुर जिले में बोरुंदा से हैं, भरत जी देथा। भरत जी हमारे साथ हैं। सिमरन जी क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार दर्शकों, मैं भरत देथा। आज मुझे सौभाग्य मिला है सिमरन खान मैम और उनकी किताब द लास्ट ईयर पर कुछ समय बात करने का। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे दादाजी के भाई श्री विजयदान जी देथा जो हैं वो राजस्थान साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है, और इसी के चलते मेरा किताबों से बहुत ही गहरा और करीबी नाता बचपन से ही रहा है। और जब मैंने द लास्ट ईयर किताब पढ़ी तो सिमरन खान मैम की जो लेखन का तरीका है वो मुझे बहुत ही पसंद आया। ये किताब इस तरह से लिखी गई है कि आपको आखिरी पन्ने तक लगता रहेगा कि कुछ और होगा, ये आपको बांधे रखेगी। और मुझे एक अच्छी बात इस किताब में ये लगी है कि इसमें सोशल टॉपिक्स पे भी इतनी सरलता से बात की गई है कि इससे कोई भी ऑफेंड भी नहीं होगा और साथ ही में सोशल मैसेज भी दिया जा सकता है। और सिमरन खान मैम से मैं पर्सनली भी उनसे बातचीत करता रहता हूँ, उनसे उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स पर। वो पर्सनल लाइफ में एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है जिनसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू। सिमरन जी आजकल कई जो हालांकि सोशल मीडिया का भी प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक नए राइटर या जिसको कहें कि हम आसपास बड़े फॉल्स राइटर भी जन्म ले रहे हैं और जिनको राइटिंग से मतलब नहीं है, बस अपने आप को एक्सपोज करना है। ऐसे नए राइटर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, चूंकि आपने डेप्थ में बहुत काम किया है? मैंने एक राइटर से मेरा सर इंटरेक्शन हुआ था। उन्होंने मेरी मदद मांगी थी अपनी नॉवल भेज के कि प्लीज आप चेक करो कि क्या ये सही है। मैंने वो पढ़ा सर और वो पूरी तरीके से एआई। तो ये चीज मैंने बोल दिया, मैंने कहा ये एआई है। तो कहा हाँ थोड़ा बहुत तो यूज किया है। मैंने कहा डोंट डू दिस। नहीं, वो सोल नहीं आ पाती। एग्जैक्टली वो पता चलता है कि वो बहुत मैकेनिकल और बहुत रोबोटिक लिखा हुआ है। रोबोटिक है और वो जब आप सोल नहीं डाल रहे, सोल तक पहुंचेंगे कैसे? तो आपका मैसेज क्या है ऐसे लोगों के लिए? उनको क्या करना चाहिए एक सही राइटर बनने की दिशा में? क्या कोई ऐसा कोई फॉर्मूला है या उसके साथ साथ अपने आप को खुद को चलना पड़ता है? सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है कि आप डेस्परेशन मत दिखाओ कि आपको स्टोरी रखनी है। आप उसको फील करो, कितना भी वक्त लगे फील करो और डोंट टेल इट, शो इट। सिचुएशंस में, डायलॉग्स में, कैरेक्टर डेवलपमेंट में शो करो कि क्या कर रहा है। वो तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप एक इम्पैथ नहीं, आप फील नहीं कर रहे कि वो सामने वाला क्या फील कर रहा है। अच्छा चलिए, हम चलते चलते ये भी चाहेंगे आपसे सिमरन जी कि जो आसपास कैरेक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली जैसे आपने बाल विवाह में फीमेल कैरेक्टर्स हैं और आजकल फीमेल्स की प्रॉब्लम्स भी अलग हो गई है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो गई हैं। तो ये सब जो हैं वो कैसे अपने आप को इन सब परिस्थितियों से निकालें और अपनी पर्सनैलिटी को सोसाइटी के अनुकूल, उनका पर्सनल भी उससे प्रभावित ना हो, अपना पर्सनल भी वो आगे डेवलप कर सके, ये सब जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे हमारे? सर क्योंकि मैंने आपको बोला कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में हूँ मैं, तो वहाँ दो कॉन्सेप्ट होता है, वुंडेड फेमिनाइन और हील्ड फेमिनाइन। वाह क्या बात है। तो आजकल की ज्यादातर महिलाएं वुंडेड फेमिनाइन में है, जहाँ पे उनको कुछ प्रूव करना है इस समाज को।
उस प्रूविंग एनर्जी से बाहर आओ, आपकी प्रेजेंस ही आपकी वर्थ तय करती है। वाह क्या बात है। तो ये फीमेल्स को तो भगवान ने इतना वो दे रखा है कि उनकी प्रेजेंस, जो उनका नर्चर लविंग नेचर होता है, और वो एक्चुअली बात कर लेंगी आपसे एंड यू विल बी लाइक काम कलेक्टेड। उस चीज को भूलो मत। पुरुष बनने का नहीं ट्राई करना है, हम खुद में ही संपूर्ण हैं। तो देखिए सिमरन जी ने इतने सारे मैसेज दिए, और चूंकि हमारी घड़ी स्टूडियो की परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तो बात शुरू ही नहीं की है। उनसे बहुत बात करने का मन है, लेकिन फिर कभी हम देखेंगे। बहरहाल सिमरन जी, हम एक तो शुभकामनाएं हमारे राइजिंग सिटी की तरफ से, 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से, कि आप और इतना काम करें कि वर्ल्ड में आप हमारे भारत का नाम रोशन कर ही रही हैं, और रोशन करें और लोगों को इंस्पायर करती रहें, और जो फीमेल हैं पर्टिकुलरली उनको भी आपके व्यक्तित्व से ऐसा मिले कि वो आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने की। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।